उनाकोटी। लेखक है के विक्रम सिंह। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि वह एक क्षण में ही आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है, एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। तो लेखक जो है उनका कहना है कि ध्वनि, जिसको हम साउंड कहते हैं, साउंड जो है वो हमें एक पल में किसी भी दूसरी जगह पर या दूसरी दुनिया में ले जाने की क्षमता रखता है। साउंड हमको कहीं भी ले जाता है, जैसे जो चीज़ आप सुनते हो आप उसी के साथ बहते चले जाते हो, उसी दुनिया में चले जाते हो। जब आप गाना सुनते हो, म्यूज़िक सुनते हो, तो आपको म्यूज़िक कई बार तो बहुत अच्छा म्यूज़िक लगता है, तो वो आपको तरोताज़गी महसूस होती है उससे, वो आपको अपनी उसी दुनिया में ले जाता है जहाँ पर वो गाना प्रदर्शित हो रहा है या बज रहा है, जिस संदर्भ में गाया जा रहा है। तो लेखक कहते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सुबह जल्दी उठें, 4 बजे उठकर 5 बजे तक नहा धोकर तैयार होकर फिर लोधी गार्डन वहाँ पहुँचकर फिर जो मकबरे वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर गार्डन में, वहाँ वो लंबी सैर पर निकल जाएं। ऐसे उनका कोई शेड्यूल नहीं है कि इज़ नॉट अ अर्ली राइजर। वो कहते हैं कि मैं सूर्योदय के साथ ही उठता हूँ, सूर्योदय होने के बाद ही उठता हूँ। उठकर वो अपनी चाय खुद बनाते हैं और चाय और अखबार लेकर फिर वो एक कोने में बैठ जाते हैं, अलसाई हुई सुबह का मजा लेते, बहुत आलस में जीते हैं, मज़े से आराम से चाय पियेंगे, आराम से उस अखबार को पढ़ेंगे। अब वो कहते हैं कि अखबार पे मेरा तो कोई ध्यान होता नहीं है वैसे एग्जैक्टली, वो उसको कोई रीड वीड वैसे नहीं करते हैं डिटेल में कि उसके बिना उनको लेकिन वो एक जस्ट एक दिनचर्या बनी हुई है कि पेपर हाथ में हो तो हमारा जो दिमाग रहता है वो उसमें लिखी खबरों को पढ़कर उस दुनिया में पहुंच जाता है। और लेखक कहते हैं कि ये अपने मन को, अपने दिमाग को कटी पतंग की तरह हवा में तैरने देने का एक बहाना बताया उन्होंने, यानी कि ये पढ़ के ना किताबें और सब चीज़ें जो लिखा होता है उसमें पेपर में, वो पढ़ के इनका मन जो है डोलने लगता है इधर उधर, जहाँ जहाँ की खबरें होती हैं वहाँ वह सैर पे निकल जाता है एक तरह से, ठीक है। और अंत में वो कहते हैं कि इससे उनको काफ़ी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और अखबार और चाय इनको इस दुनिया का एक दिन और सामना करने का हौसला हिम्मत बख्शते हैं, यानी कि इनका जो दिनचर्या स्टार्ट होती है तो इससे इनको एक नया दिन जीने की ऊर्जा मिलती है। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। मैं जगा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज़ से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी, गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब लेखक कहते हैं कि एक दिन मैं जब, यानी कि उनकी शांतिपूर्ण दिनचर्या, यानी कि उनकी दिनचर्या तो दैनिक कार्य होते हैं, एवरीडे रूटीन वर्क होता है, कैसा होता है, शांतिपूर्ण होता है। लेकिन बोल रहे हैं कि एक दिन उस शांतिपूर्ण जीवन में खलल पड़ गया। खलल का मतलब यहाँ पर रुकावट आ गई और मैं एक जागा एकदम से, और ऐसे कान फाड़ू साउंड से, कान फाड़ू मतलब होता है जो कान को फाड़ दे, इतनी तेज आवाज़ से ये उठे, ऐसा लगा जैसे तोप दागे गए हैं, बम फटे हैं। और हुआ क्या था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से शायद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन खुदा का शुक्र है, वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। तो एक्चुअल में लेखक का कहना है कि मुझे तो लगा कि कोई बम फटा है, कोई गोला गिरा है कहीं पर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। ना ही सद्दाम हुसैन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा कोई तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने की बात हुई थी, लेकिन ये आसमान में गरजते हुए बादल, बिजली कड़कती हुई जो थी, उसका साउंड था, उसकी आवाज़ थी।
मैंने खिड़की के बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अलसुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था, जो प्रकाश के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। अब लेखक जो क्या कह रहे हैं, मुझे साउंड जो है मुझे दूसरी दुनिया में ले गया। तो साउंड में वो दूसरी दुनिया में कहाँ पहुंचे? उनाकोटी पहुंच गए। पहले वो कह रहे हैं कि जब इन्होंने बाहर देखा तो बाहर जो था आकाश के जो बादल थे वो सेनापतियों की तरह, सेनापति जो रहते हैं वो जो कमांडर होते हैं आर्मी के, वो कुछ सैनिकों को ठुकरा देते हैं, तुम लोग निकलो, काम के नहीं हो। ऐसे कुछ बादल एक दूसरे से टकराते हुए घूमते हुए दिखाई दिए और विक्षिप्तों की तरह, विक्षिप्त का मतलब जैसे पागल होते हैं, पागलों की तरह वो इधर उधर घूमने लगे। भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े के अलसुबह, आकाश को भेदने वाली तड़ित, तड़ित का मतलब होता है बिजली, यानी कि बिजली जो आकाश को चीर कर देगा ना, बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है धरती पर टकराई है बिजली, और एक्चुअल में टकराती भी, गिरती भी है धरती पे। तो वैसे वो जो बादल थे वो एक दूसरे का टकराते हुए घूम रहे थे और वहाँ से बिजली भी कड़कती हुई दिखाई दे रही थी। अल सुबह, अल सुबह मतलब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह का समय वो समय था। और पूरा जो आकाश था वो भूरे रंग का था और प्रकृति जो थी, प्रकृति के इस तांडव को पृष्ठभूमि यानी कि जो बैटलफील्ड प्रदान कर रहा था वो था ये पूरा वातावरण जो बना हुआ था। अब इसी साउंड से ये कहाँ पहुँच गए बता? ये पहुँच गए त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो एक जगह का नाम जिसका हमने पढ़ा भी, उनाकोटी, उनाकोटी नामक जगह पे ये पहुँच गए, जहाँ पर ये 3 साल पहले थे। यानी कि वो साउंड इनको 3 साल पहले जब ये उनाकोटी में थे उस जगह पर ले गया, यानी कि अब उनको उस जगह की याद आ गई। अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में कि क्या हुआ था। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। अब लेखक जो थे 1999 के दिसंबर की बात कर रहे हैं। ऑन द रोड टाइटल है एक टीवी सीरियल का जिसका नाम है ऑन द रोड, उसके 3 पार्ट बनाए गए थे। उसको बनाने के लिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। अब ये जो उनका जो टीवी सीरियल जो था, जो ये बना रहे थे टीवी सीरीज, उस सीरीज का मुख्य जो रीज़न था वो था त्रिपुरा को जोड़ने वाला, जो पूरा जो त्रिपुरा का लंबाई है उसको जोड़ने वाला जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे कहा जाता है इसको, वो है हाईवे नंबर 44। वो इससे यात्रा करने वाले थे और फिर इसी के द्वारा वो त्रिपुरा में विकास, डेवलपमेंट कैसी हुई इसके बारे में जानकारी देंगे अपने इस सीरीज के द्वारा। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। त्रिपुरा एक बहुत छोटा सा राज्य है। 34% से ज़्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। 34% के हिसाब से इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ जो इसका है, एक साइड जो है वो मिजोरम और असम से जुड़ा हुआ है। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब, यानी कि ये जो 3-4 शहरों के नाम हमने लिए, ये तीनों चारों शहर जो है इनकी बांग्लादेश की सीमा की तरफ ही है, यानी कि बांग्लादेश की तरफ करीब पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। यानी कि अगरतला और बांग्लादेश की दूरी की बात की जाए तो उसमें भी सिर्फ 2 किलोमीटर की ही दूरी है बांग्लादेश से। जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है अवैध आवक। अब आवक का मतलब यहाँ पर, वैसे तो गुजराती में हम लोग आवक को बोलते हैं सैलरी या इनकम, लेकिन यहाँ पर आवक का मतलब यहाँ पर इनकम से नहीं, आवक मतलब लोगों का आना। तो अवैध रूप से बांग्लादेश से आकर लोग यहाँ बस जाते हैं, जिससे यहाँ पर जनसंख्या 34% की रेट से बढ़ रही है। दूसरा, इस वृद्धि का कारण क्या है? इस जनसंख्या के बढ़ने का कारण है असम और पश्चिम बंगाल से लोग आकर यहाँ बस जाते हैं। तो कुल मिलाकर यही एक कारण है कि इसी भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया। यानी कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि आदिवासी जो लोग हैं
उनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो गया, जो कि जंगलों में रहते हैं। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। तो त्रिपुरा के अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके ज़्यादातर डिससेटिस्फाइड होने का मुख्य कारण यही है। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और इसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। तो लेखक कहते हैं कि पहले 3 दिनों तक तो इन्होंने अगरतला और इसके आजू बाजू जो नियर बाय एरियाज थे ना, इर्द गिर्द आजू बाजू के एरियाज जो थे वहाँ पर शूटिंग की, और फिर मंदिरों महलों में जाकर वहाँ पर भी शूटिंग की। और उज्जैन महल जो है अगरतला का एक बहुत ही बड़ा महल है, लेकिन आजकल इस महल को राज्य विधानसभा के रूप में यूज़ किया जाता है। जो हमारी पार्लियामेंट रहती है जैसे, तो स्टेट के अंदर जो राज्यसभा हमारी रहती है, विधानसभा रहती है, उस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप से प्रतीकित करता है। राजाओं से, अब राजा जो पहले रूल करते थे पूरे भारत के ऊपर, अब राजाओं से सत्ता हस्तांतरण, यानी कि सत्ता मतलब होता है सरकार एक तरह से, ठीक है। तो सरकार जो है यानी कि उनसे जो पूरी पावर लेकर अब कहाँ डाल दी गई है, दूसरे लोगों के हाथों में दे दी गई है। हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना, एक तरह लोगों के हाथ में दे दिए। हस्त मतलब होता है हाथ, तो हस्त दूसरों के हाथों में सौंप दिए गए हैं। और ये एक, अब ये महल जो है ये नाटकीय रूप से इसी बात को प्रतीकित करता है, यानी कि इसी बात को वो बताता है। यानी कि इस महल को देखने से हमको पता लगता है कि किसी समय में यहाँ पर राजाओं का रूल था और आज यहाँ पर लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की स्थापना हो चुकी है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमांक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। यानी कि 183 राजा जो थे उन्होंने रूल किया है त्रिपुरा पे, और अंतिम जो राजा जो थे वो थे माणिक्य वंश के। और ये जो महल है ये उस राज्य के, उस वंश के पतन का यानी कि उसके एंड का एक तरह से प्रतीक है। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। अब अदर स्टेट से आकर लोग यहाँ बस रहे हैं तो इससे समस्या तो खड़ी हो रही है ऑब्वियसली, जनसंख्या की खासकर, लेकिन इससे एक बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। यानी कि यहाँ पर भी अलग अलग धर्म के लोग आकर बस गए हैं, ये पूरे देश के लिए उदाहरण बन गया है इस चीज़ में। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। यहाँ पर 19 अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं, और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। यानी कि 4, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों धर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचारथल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। बाहर की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पर एक सुंदर बौद्ध मंदिर भी है। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुग महायानी बौद्ध हैं। अब त्रिपुरा के अंदर 19 कबीले हैं, जिसमें से 2 का नाम यहाँ जो दिया गया है, ये दोनों ही जो है जिसका नाम दिया गया है चकमा और मुग, ये दोनों ही बौद्ध धर्म को मानने वाले कबीले हैं। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। अब ये दोनों कबीलों की बात की गई, त्रिपुरा में बर्मा के रास्ते से आए थे। बर्मा जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, वहाँ से ये चटगांव के रास्ते होते हुए यहाँ पर त्रिपुरा में आए थे। दरअसल एक मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। रंगून जो कि बर्मा म्यांमार की राजधानी है, वहाँ से एक प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा का मतलब तो मूर्ति, एक मूर्ति भी वहाँ से 1930 में लाई गई थी, और ये लाई गई थी रंगून से, रंगून जो कि कैपिटल है वहाँ का। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुँचे, जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। अगरतला में शूटिंग करते करते ये नेशनल हाईवे नंबर जो 44 था उसको पकड़कर ये टिलियामुरा पहुँचे, जो कि एक छोटा सा गांव है जिसको हम आज थोड़ा सा बड़ा गांव बोलते हैं। गांव है जो कि बड़ा हो चुका है, ऐसा है।
यहाँ पर इनकी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से होती है, जो कि एक लोक गायक हैं जिनको 1946 में साहित्य संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार भी मिल चुका है। हेमंत कोकबारोक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। हेमंत जो है उनकी बोली, जिस भाषा में वो गाते हैं, जिस बोली में, वो नाम है उसका कोकबारोक। याद रखना आपको, कोकबारोक बोली में गाते हैं और ये त्रिपुरा की एक कबीलाई बोली है, कबीलों में बोली जाने वाली बोली है। जवानी के दिनों में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। अब यहाँ पर हेमंत के बारे में बताया गया कि ये पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता भी रह चुके थे, ये जो लोक गायक थे। लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। अब ये जो थे, ये पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर रह चुके थे, लेकिन अब इन्होंने, यानी कि ये जो आर्मी थी, ये जो लिबरेशन बताया गया है पार्टी के बारे में, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन हथियारबंद तरीके से सरकार का विरोध करती थी, लेकिन अब इन्होंने हथियारों का रास्ता छोड़कर चुनाव लड़े थे और चुनावों के माध्यम से ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव जीतकर सदस्य बन चुके थे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। जिला परिषद जो था उसने इनकी जो शूटिंग यूनिट थी उनके लिए खाना रखा इनके लिए। यह एक सीधा सादा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। खाना एकदम सिंपल था, बड़े प्यार से परोसा गया था। भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। अब भारत के अंदर जो दिखावेबाजी आ गई है, मुंहजोर यानी कि चटोरापन बहुत आ गया हमारे अंदर, हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें चाहिए, तो इस संस्कृति ने भी अभी तक त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया, यानी कि त्रिपुरा के लोग अभी भी सादगी से जीते हैं। भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती है। लेखक कहते हैं कि खाने के बाद हमने हेमंत कुमार को एक गाना सुनाने के लिए कहा, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा गीत सुनाया जिसमें धरती की जो नदियां हैं उनके वहाँ पर बहती हैं त्रिपुरा में, वो और ताजगी भरी हवाएं जो कि पहाड़ों में गुजरती है, शांति जो है, उसको लेकर उन्होंने गीत सुनाया। गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। अब बॉलीवुड के जो बहुत ही एक बड़े संगीतकार माने जाते हैं जिनका नाम है एस.डी. बर्मन, वो त्रिपुरा से ही थे एक्चुअली में। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे, यानी कि वो त्रिपुरा के राज परिवार से जुड़े हुए थे। डिडियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। अब यहाँ पर एक और गायक से इनकी मुलाकात होती है, कहाँ मिले इनको? वार्ड नंबर 3 में। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। अब ऋषिदास जो है वो मोची समुदाय से आते हैं एक्चुअली। मोची जो कि जूते चप्पल ठीक करते हैं, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मुरम्मत के काम की भी है। अब ऑल्दो ये मोचियों के परिवार से आते हैं, समुदाय से आते हैं, लेकिन इस समुदाय के लोग जो है काफ़ी सारे आजकल ढोल तबलों वगैरह की भी मरम्मत का काम और उनको बनाने का काम भी करते हैं। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी, एक महिला का नाम है, तो ये जो थी मंजू, ये एक आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। ये वार्ड मेंबर भी थी अपनी नगर पंचायत के अंदर। वे निरक्षर थी, निरक्षर मतलब वो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। लेकिन अपने वार्ड में जो साफ पीने का पानी आता है उसके बारे में इनको पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंट बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। अब गलियों में ईंटों से सड़कें बनाई जाए और साफ पानी जो है वो पहुंचाया जाए, ये दोनों ही चीज़ें इन्होंने अपने वार्ड में पहले से कर दी थी, यानी कि काफ़ी जागरूक लेडी थी। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था।
गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। ऋषि जो ये मंजू थी, इन्होंने इनके लिए 2 गीत भी गाए और ये जो लेखक थे उनका वीडियो बना रहे थे, इसलिए इनके पति भी बीच में शामिल हो गए वीडियो में। और गाने के तुरंत बाद वो एक हाउसवाइफ के रूप में आ गई और फटाफट से जाकर चाय बनाकर ले आई इन लोगों के लिए। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा हम वहाँ अब भी चलन में है। तो लेखक कहते हैं उत्तर भारत में हमें इस तरीके की स्वच्छता सफाई वाला कोई गांव शायद ही मिले, क्योंकि अभी भी वहाँ पर उत्तर भारत में काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है जगहों पर। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलियामुरा ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। त्रिपुरा जो है वहाँ पर काफ़ी हिंसा भी होती रहती है, तो जब ये हिंसाग्रस्त भाग में जब प्रवेश करते हैं उससे पहले टिलियामुरा जो है वही लास्ट पड़ाव आता है। यानी कि टिलियामुरा जैसे आपने क्रॉस किया तो वहाँ पर हिंसाग्रस्त एरिया आ जाता है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े अक्सर कम्युनल राइट्स वगैरह होते रहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो अगले 83 किलोमीटर यानी कि मनु जगह का नाम शायद होगा, यहाँ पर मनु तक का जो रास्ता है, सफ़र है। इस यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ यानी कि ट्रैफिक और सीआरपीएफ होते हैं ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो होती है, इनके काफिले तैनात रहते हैं ताकि कभी भी यहाँ पर हिंसा होने लगे तो ये तुरंत उसको कंट्रोल कर ले। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें। अब आईजी वगैरह जो थे सीआरपीएफ के, जो उनको इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आके चलने की इनको अनुमति मिले। थोड़ी नानकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। अब थोड़ी देर तो नानुकुर हुई, नानुकुर मतलब टाल मटोल हुई, लेकिन फिर इनको परमिशन मिल गई, लेकिन शर्त रखी गई कि लेखक और उनके कैमरामैन जो है वो सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलेंगे। और इसके लिए उनका रिस्क खुद का ही होगा। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। अब काफिला जो था 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ और लेखक जो थे वो शूटिंग के काम में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उनको डर तो लगा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन तभी आगे जाते हुए सीआरपीएफ के जवान जो थे उन्होंने पहाड़ियों पर एक कुछ पत्थर रखे हुए थे, उनकी तरफ इशारा किया, दिखाया कि देखो वो पत्थर पड़े हैं। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था, उसने कहा। तो जवान ने बताया कि हमारे एक साथी जवान को विद्रोहियों ने यहीं पर मार दिया था। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक यानी कि डर गए थोड़ा सा इस बात को सुनकर। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकें लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि इस शांतिपूर्ण प्रदेश के अंदर, यानी कि जो खूबसूरत लैंड जो है, इसके खूबसूरत जंगलों के अंदर कहीं ना कहीं बंदूकें ताने हुए विद्रोही छिपे बैठे हैं जो हमें किसी भी समय टारगेट कर सकते हैं। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उंडेल रहा था। अब त्रिपुरा की नदियां जो हैं उनमें एक नदी बताई गई मनु, जिसके बारे में जस्ट हमने पढ़ा। तो मनु नदी जो है उसके किनारे स्थित एक छोटा सा गांव भी है, कस्बा भी है, जिसको मनु कहा जाता है। तो मनु जगह का नाम भी है और नदी का नाम भी है। तो जिस वक्त ये जो थे मनु नदी के पार जाने वाले पुल पर पहुंचे तो सूर्य जो था उसकी रोशनी पूरे तरीके से पानी को रोशन कर चुकी थी, यानी कि ऐसा लगा था पानी में सोना डला हुआ, चमक रहा था पानी।
वहाँ मैंने एक और काफिला देखा। एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था। नदी पर बहा चला आ रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। अब लेखक ने देखा सामने से एक और काफिला आ रहा है। हजारों बांसों का से बंधा हुआ एक काफिला आ रहा था जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था। लेकिन उस काफिले को प्रोटेक्शन सिर्फ 4 ही पुलिसकर्मी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे सीआरपीएफ के जवान थे। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीके तैयार करना। अब उत्तर त्रिपुरा में पहुंच चुके थे और लोगों के जो मोस्टली वर्क थे वहाँ पर वो थे अगरबत्तियाँ तैयार करना। अगरबत्तियों जो थी उसके लिए पतली बांस की जो तीलियाँ होती हैं, सीख बोलते हैं जिसको, तो सीके तैयार करना, लकड़ियाँ छोटी छोटी सी पतली पतली वाली जिससे अगरबत्ती बनती है। अगरबत्तियाँ बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। अब ये जो सीखे हैं इनको गुजरात और कर्नाटक भेजा जाता है, वहाँ पर इनसे अगरबत्ती बनती है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है। अब उत्तरी त्रिपुरा का मेन शहर जो है मुख्यालय बोलते हैं जिसको, कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। मैंने यहाँ के जिला अधिकारी से मुलाकात की, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उनसे इनकी मुलाकात हुई, जो केरल के आए एक नौजवान थे। केरल से आए हुए थे इनके कलेक्टर जो थे। वे तेज तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। बहुत ही तेज तर्रार थे, यानी बहुत तेज थे, बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, मिलनसार थे और उत्साही, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टीपीएस टरू पोटैटो सीड्स की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली। तो वहाँ पर पोटैटो, टीपीएस टरू पोटैटो सीड्स जो है इसकी खेती किस प्रकार से यहाँ सफल हुई, इसके बारे में उन्होंने उनको कहानी बताई। आलू की बुआई के दौरान आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके बरकस टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को है, बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा, जहां टीपीएस की खेती की जाती है। अब लेखक को बताया गया कि पारंपरिक आलू के बीज जो होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर खेती करनी है तो वहाँ पर आपको 2 मीट्रिक टन बीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप टीपीएस की बात करें तो उसकी सिर्फ 100 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर में काफ़ी होती है। यानी कि कहाँ पर 2 मीट्रिक टन और कहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम बीज चाहिए। तो इससे टीपीआर खेती जो थी, टीपीएस जो खेती थी वो बहुत ही कारगर थी, यानी कि उत्तम किस्म की खेती थी। अब इसकी एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरी स्टेट्स के अंदर जो नाम दिया गया है। और कलेक्टर ने अपने एक ऑफिसर को कहा और इनको एक गांव जिसका नाम था मुराई, वहाँ ले जाने को कहा, जहाँ टीपीएस की खेती भी होती थी। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप उनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करोगे? फिर उनसे पूछा गया, उनाकोटी में आप शूटिंग करोगे? कलेक्टर ने पूछा। यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अब नाम तो थोड़ा पहचाना हुआ लगा, लेकिन जानकारी नहीं थी ज़्यादा हुई। तो जिलाधिकारी ने बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। यानी कि शिव जी का एक मंदिर है, तीर्थ है, जो सबसे बड़ा नहीं कहेंगे लेकिन बड़ों में से ही एक माना जाएगा। संसार के इस हिस्से में जहाँ जुगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूलते रहे हैं, एक शैव तीर्थ। जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल में काफ़ी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब आदिवासियों के शहरों के बीच में एक शैव तीर्थ का होना ये काफ़ी अचंभित करने वाली बात थी। और इस उत्सुकता जो थी ये लेखक की, उसको जिलाधिकारी तुरंत समझ गए। अब ये जगह के बारे में बताया गया है कि ये लगभग जंगल के अंदर थी, 9 किलोमीटर दूर यहाँ से। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी महसूस कर। अब जब इनकी टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा थी वो काफ़ी खतरनाक थी, एक्चुअल में जोखिम भरी थी, लेकिन इतना करने के बाद इनका मोटिवेशन थोड़ा सा, इनका हौसले जो थे वो हाई थे, इसलिए इन्होंने
वहाँ जाने का फैसला किया। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहाँ जाना चाहूँगा और यदि संभव हुआ तो इस शूटिंग जगह की शूटिंग करना भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि वहाँ जाकर शूटिंग भी करना चाहते थे। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहाँ तक कि ऊनाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुँच पाती है। अब अगले दिन इनको वहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया, लंच भी वहाँ रखा गया इनके लिए। 9 बजे ये वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी इनको 1 घंटा इंतज़ार करना शूटिंग के लिए पड़ा। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ 10 बजे पहुँचती थी, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम। ऊनाकोटी मतलब लेस देन अ करोड़, 1 करोड़ में से 1 कम। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की एक कोटि से एक कम मूर्तियां हैं। तो एक दंत कथा, एक प्राचीन कथा के अनुसार इस जगह पर शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियों का यहाँ पर संग्रह है। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। तो ये लगभग 10 वर्ग किलोमीटर की जगह है, इससे भी ज़्यादा में फैली हुई है। और पाल शासन जब यहाँ पर रूल करते थे, पाल शासक, उस समय 9वीं से 12वीं सदी तक लगभग 300 साल तक ये जगह जो थी चहल पहल से भरी थी। यहाँ पर बहुत ही चहल पहल रहती थी। पहाड़ों के अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां बनी थी। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। पहाड़ों के अंदर बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं और एक बड़ी सी विशाल चट्टान है जो कि ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। यानी कि ऋषि ने जब गंगा को यहाँ पर बुलाया था, यहाँ पर नीचे उतरने के लिए कहा था, तो उस चीज को प्रदर्शित करती हुई एक चट्टान भी यहाँ देखने को मिलती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं से उलझा ले और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दे। अब देवताओं ने ये प्लान किया कि अगर गंगा तेजी से धरती पे गिरेगी तो हो सकता है जो धरती है वो पाताल लोक में न चली जाए नीचे। इसलिए शिव जी को कहा गया कि अपनी जटाओं में गंगा को उलझा लो और धीरे धीरे जटाओं से इसको छोड़ो। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है, यानी पूरी चट्टान के ऊपर शिव का चेहरा बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई है। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति है भारत में। ये पूरे साल बहने वाली एक जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। अब यहाँ पर एक ऊपर से झरना गिरता है जिसको गंगा की तरह ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दशः देवियों देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। ये पूरा इलाका जो है ये शब्दशः का मतलब प्रत्येक शब्द के अनुसार, एक एक शब्द के अनुसार ये जो पूरा इलाका है देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार है। अब एक्चुअल में तो पता नहीं है कि इनको किसने बनाया, अभी तक चिन्हित, यानी कि इनको अभी तक पहचान नहीं पाए हैं कि किसने बनाया है इसको, लेकिन लोग मानते हैं, आदिवासी मानते हैं कि कल्लू कुम्हार ने इसको बनाया है। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। वो चाहता था उनके साथ कैलाश पर जाना। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले जाने को तैयार भी हो गए थे। अब उन्होंने क्या शर्त रख दी सामने? उन्होंने शर्त रखी कि अगर एक रात में वो शिव की 1 कोटि मूर्तियां, यानी 1 करोड़ मूर्तियां बना लेगा तो वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। कल्लू अपनी धुन का पक्का व्यक्ति था, इसलिए वो काम में जुट गया। लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली, यानी कि सुबह होने से पहले जब सुबह हुई तो पाया गया कि मूर्तियां जो है वो 1 करोड़ से 1 कम है। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को
बहाना बनाते हुए कल्लू कुम्हार को अपनी मूर्तियों के साथ उनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। अब एक्चुअल में उसकी इच्छा थी शिव के साथ जाने की, लेकिन एक मूर्ति कम बनी जिससे उसको वहीं पर छोड़ दिया गया मूर्ति के साथ। इस जगह की शूटिंग पूरी करते करते शाम के 4 बज गए थे। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया था। अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था भाई। मिनटों में जाने कहां से बादल घिर आए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। यानी कि अभी समेट ही नहीं पाए थे अपना सामान, तभी बारिश तेजी से शुरू हो गई। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसा मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा, और जिसने मुझे एक बार फिर उनाकोटी पहुंचा दिया। अब यहाँ पर जो लेखक को कंपैरिजन, जो सिमिलैरिटी मिल रही है, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेसन पढ़ा था कि चारों तरफ बारिश का वातावरण था, ठंड के दिन थे और बरसात होने वाली थी, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। अब उस चीज़ ने इनको 1999 कुछ साल पहले जब ये त्रिपुरा में थे उस चीज़ की याद दिला दी। अब यहाँ पर जब वो त्रिपुरा में थे तब ऐसा ही हुआ था। जब वो अपना सामान समेट रहे थे उनाकोटी में, तभी बहुत तेज़ बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली कड़कने लगी और बरसात शुरू हो गई। लेकिन यही सेम दृश्य उनको 3 साल के बाद दिल्ली में देखने को मिल रहा था। यानी कि वो दिल्ली वाली जो सुबह थी, वही सेम सुबह उनको उनाकोटी ले गई थी। तो किस प्रकार से जो साउंड रहता है वो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है ख्यालों में, सही में नहीं, ख्यालों में। तो ये कहीं ना कहीं सही है। इसीलिए पाठ का नाम है उनाकोटी, कल्लू कुम्हार की